क्योंकि अहाना उसे बख्शने के मूड में नहीं थी। अहाना ने इशारा किया और सेरा और उल्फी उसके दोनों तरफ खड़े थे। ये क्या कर रही हो? भूल रही हो मैं कौन हूँ? उसकी कोरी धमकी पर अहाना मुस्कुरा दी और उसकी इस हालत का लुत्फ उठा रही थी। आज वह उस जगह पर जहाँ अपने पर किए हर दुर्व्यवहार का मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। देखते ही देखते चेहरे पर मानो घुला सीमेंट फैल गया, जिसे चेहरा कड़ा कर दिया। आंखों में रोज के मारे लाल डोरे तैरने लगे। मैं नहीं भूली कि आप कौन हैं। आप जरूर भूल रहे हैं कि मैं अब बेबस बेसहारा गरीब लड़की नहीं सुपर मॉडल लेना हूँ। न मैं आपको भूली, ना आपकी नीयत को, न मेरे साथ हुई बदसलूकी को। आप अपने बाप की दौलत के नशे में मगरूर निहायती बदनीयत बद दिमाग इंसान है, जो एक गरीब बेबस लड़की की इज्जत की कीमत महज कुछ कागजी नोट पर तौलते हो। रिहान साहब, दौलत और शोहरत पाना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल उसे बचाना है, जो आप जैसे लोग नहीं कर पाते। मैं कुछ नहीं भूली, न वो बदसलूकी न तिरस्कार। मैंने वह सब अपनी किस्मत समझकर भूलना चाहा, पर आप और भूमि जी भूलने नहीं दे रहे कि मैं घर का काम करने वाली मेड नहीं बल्कि एक सेलिब्रिटी हूँ। तो सेरा और वुल्फी आपकी याददाश्त मजबूत करने की दवा देंगे, ताकि आप याद रख सके कि मैं कौन हूँ। आहाना के तेवर देख रिहान बुरी तरह से घबरा सा गया। उसने जेब से फ़ोन निकालना चाहा ताकि किसी को मदद के लिए बुला सके, पर उस दोनों ने उसे ऐसा करने का मौका ही नहीं दिया। आइंदा मुझसे मिले तो अदब से बात करना, जो आपको बिल्कुल नहीं आता। तो सेरा और वुल्फी आपको वो सिखाएंगे कि एक लड़की से कैसे तमीज़ से बात की जाती है। तुम अच्छा नहीं कर रही। मॉडल क्या बन गई? अपनी औकात भूल गई हो। वह बौखलाया। उसने खुद को छुड़ाना चाहा, पर उससे पहले उन दोनों ने उसे दबोच कर पल भर में गायब कर दिया। तो अब वह उठकर बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद दोनों बॉडीगार्ड रिहान को उठा के बाहर ले आए। गर्दन एक तरफ झूल रही थी। उन्होंने उसे उसकी गाड़ी में डाल दिया। अब वह भी उसकी गाड़ी के पास आई। मिस्टर रिहान, अब तो नहीं भूलेंगे कि मैं कौन हूँ? तो आइंदा जब भी मिलो अदब से बात करना। रिहान ने बंद होती आंखों से उसे देखा, पर अब वह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। इनको पास के हॉस्पिटल में ले जाओ, उसके ड्राइवर से बोली तो ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। ये पुलिस कंप्लेन तो नहीं करेगा? अहाना ने उन्हें पूछा। कोशिश तो करेगा, पर हमने कंपनी को खबर कर दी है, वो खुद निपट लेंगे। उनसे बात करने के बाद उसने मैनेजर से बात की, जिसने उसे आश्वासन दिया कि वे इस मामले को खुद संभाल लेंगे, वह चिंता न करे। मैनेजर के आश्वासन के बाद आहाना गाड़ी में बैठ गई। एक से तो बदला पूरा हुआ। चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। सुबह का समय था। हिमानी जी सूट पर जाने तैयार होकर बाहर निकली तो देखा भूमिक हॉल में निकलकर बाहर की तरफ जा रहा था। नाश्ते का समय था। अन्य दिन होता तो वह उसे टोक देती, बिना नाश्ता किए न जाने देती, पर आज नहीं टोका, जाने दिया। बैंक अकाउंट बंद होने के कारण भूमिक अभी नाराज है। कुछ दिन यूं ही नाराजगी दिखाएगा तो दिल मजबूत करना पड़ेगा। ज़्यादा ढील देने से बात हाथ से निकले उससे पहले ही यह सब करना अनिवार्य सा हो गया है। भूमिक ने भी अपना अलग ऑफिस ले लिया है। न सिर्फ एक्टिंग को करियर बनाया है, बल्कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं। 5-6 सदस्यों का एक अदद स्टाफ भी भर्ती कर रखा है। उसके ऑफिस में आते ही उसका सेक्रेटरी उसके पास आ गया। डायरेक्टर से बात कर ली थी। अपनी कुर्सी खींचता वह बैठा तो सेक्रेटरी को पूछता है, जी सर, मान गए? जी सर, मानना तो था। भूमिका आरवंशी को मना कैसे कर सकते हैं? वैसे तो बहाना बनाने की कोशिश तो की उन्होंने कि एक्टर फाइनल हो गया है, पर जब उन्हें पता चला कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मिलने को राजी हो गए। तो आप एक बार उनसे मिल लीजिए। उसके अलावा भी किसी का ऑफर है? भूमिक ने दोनों हाथ की अंगुलियां जोड़ी कुर्सी को हल्का सा घुमाकर आरामदायक स्थिति में बैठते हुए कहा, ऑफर तो है सर, पर मेन लीड नहीं है तो आपको जचेगा नहीं, इसलिए आप वही ट्राई कीजिए। सेक्रेटरी से कहने पर वो कुर्सी से उठ गया और ऑफिस से निकलकर डायरेक्टर से मिलने उसके ऑफिस आ गया। कुछ देर बाद भूमिक डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर था। सेक्रेटरी ने पहले ही बात कर रखी थी, तो डायरेक्टर उसका ही इंतजार कर रहा था। हेलो भूमिक जी। डायरेक्टर ने हाथ बढ़ाया तो उसने भी गर्मजोशी से हाथ मिलाया।
उसने बैठने कहा तो भूमिक पैर के ऊपर पैर रखे एटीट्यूड में बैठ गया। जी भूमिक जी कहिए, आप कैसे? मूड चेंज हो गया। आप तो इस मूवी के लिए मना कर चुके थे। आधा चांद हो चुके अपने उजड़े चमन पर हाथ फेरते, नज़र के चश्मे को नाक पर ठीक ठाक बोले, साथ ही अपनी अधपकी मूंछों के नीचे मुस्कान झलकाई। जी हाँ, बहुत सोचने के बाद और आपकी स्क्रिप्ट देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे इस बारे में एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। चेहरे पर गंभीरता के भाव प्रदर्शित करता भूमिक बोला। सोचा तो बहुत सही है आपने, पर थोड़ी देर कर दी, कहकर वह चुप हो गया। व्हाट? कहना क्या चाहते हैं? हम मूवी के लिए मेन लीड फाइनल कर चुके हैं। व्हाट? जी अभी तो फाइनल हो गया है, लड़का अभी न्यू है। आप जैसी बात बेशक न हो, पर हमारा बजट जिस हिसाब का है, कम पेमेंट में भी काम कर लेगा। दोनों मेन लीड के प्रेशर हैं। आप इस पर एक बार फिर से रिव्यू कीजिए। बाकी यह चीज़ें तो मुझे भी मंजूर हैं। मेरी फ़ी जो है उसमें बेशक 25% लेस कर दीजिए। लड़की जो भी सेलेक्ट करेंगे मैं उसके साथ काम करने को तैयार हूँ। भूमि जी, एक्चुअली लड़की बिल्कुल नई है तो उसके साथ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। उसने अभी किसी फिल्म में काम नहीं किया, एक्टिंग में अभी भी। इट्स नॉट ए बिग प्रॉब्लम, आई विल मैनेज। ओके, मुझे भी इस मुतालिक बड़ा मामला नहीं है। हम एक सूट उन दोनों पर फिल्माने वाले थे ताकि देख सके कि दोनों काम कैमरे में एक साथ कैसे लगते हैं। तो अब उसके बजाय आप दोनों का सूट कर हम तसल्ली कर लेते हैं कि आपकी जोड़ी मैच होगी कि नहीं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भूमिक बोला तो डायरेक्टर उसे लेकर स्टूडियो में आ गया। थोड़ी दूरी पर बैठी आहाना पर नज़र पड़ी तो दोनों ही सब सन्न थे। भूमिक पर नज़र पड़ी तो आहाना अपनी कुर्सी से झटके से उठ खड़ी हुई। भूमिक जी एना जी हैं और एना जी ये भूमि कारवंशी, इन्हें तो जानती ही तो होंगी। वह दोनों का एक दूसरे से परिचय कराता बोला। ये लड़की, भूमि की आंखें विस्मित थी। मैं इस लड़की के साथ काम नहीं कर सकता। हम इन्हें फाइनल कर चुके हैं। डायरेक्टर ने मजबूरी बताई। मैं कह रहा हूँ कि ये लड़की इस मूवी में काम नहीं करेगी। जल्लाहट हाव भाव में साफ नजर आ रही थी, क्योंकि वह यह फिल्म छोड़ नहीं सकता और आहाना फिल्म की हीरोइन हो उसे कतई बर्दाश्त नहीं। पारा आसमान छूने लगा। सॉरी भूमिक जी, आपकी ये वाली बात पर हम नहीं मान सकते। एना का पेश कद हमारी हीरोइन से मतलब मैच कर रहा है और यहाँ जिस कंपनी से आई है उनसे हमारे रिलेशन भी अच्छे हैं जिनको हम खराब नहीं करना चाहते। मैं इस मूवी में काम नहीं कर सकता। ये पूरी तरह से आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। यदि आप इस मूवी में काम नहीं करना चाहते तो हम इसके तुरंत बाद ही नई मूवी स्टार्ट करेंगे। उसमें आप एज ए मेल लीड काम कर सकते हैं। कब शुरू होगी? इसके जस्ट बाद ही ये ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद तुरंत बाद उस पर काम स्टार्ट हो जाएगा। कब से स्टार्ट होगी? हो सकता है 6 मंथ या 1 ईयर, कितना भी समय लग सकता है। इतना अधिक समय? जी, अभी तो हम इस पर ही काम करेंगे। न हमारे पास समय है और न इतना अधिक पैसा, तो इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं इस मूवी में काम तो करना चाहता हूँ, पर इस लड़की के साथ काम नहीं कर सकता। आप इसको हटाकर दूसरी लड़की लीजिए। सॉरी सर, यह तो नहीं हो पाएगा। आपको भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं आपको सोचने का टाइम देता हूँ। आप सोचिए, फिर कोई फैसला लीजिए। आप 2-3 दिन का समय लीजिए, फिर कोई डिसीजन लीजिए। जिस लड़के को हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसने मना नहीं करना भी हमारे लिए मुश्किल है, पर आपकी वजह से हम रिस्क उठा रहे, तो आप भी कुछ एडजस्ट कीजिए। कुछ बातें आपको माननी पड़ेंगी, बाकी आपको तो रोल की कोई कमी नहीं है। हमें भी आपकी ज़रूरत पड़ती है। आपसे हमारा काम और आपको हमारी ज़रूरत, तो रिलेशन ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब डायरेक्टर आहाना को लेकर अड़ गया तो भूमिक ने घूर कर आहाना को देखा तो आहाना ने डर के मारे थूक गटका। न जाने क्यों उसे ऐसे खा जाने वाली नज़रों से घूरता है। हिमानी जी का बेटा न होता तो रिहान की तरह इसकी भी हड्डियां बजवा देती, पर भूमिक की वजह से वह हिमानी जी को तकलीफ भी नहीं देना चाहती, इसलिए चुप रह जाती है। क्या मैं इसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? वह डायरेक्टर से परमिशन मांगता है। यस श्योर, कहकर डायरेक्टर चला गया।
तुम यहाँ भी पहुँच गई, चाहती क्या हो मुझसे? पहले तो जबरदस्ती हमारे घर में घुसी और अब मॉम से कहकर मेरे बैंक अकाउंट फ्रीज करवा दिए। माँ बेटे के बीच दरार डालकर मन नहीं भरा कि अब मूवी छीनने भी आ गई। अच्छा नहीं कर रही हो, वह चेतावनी वाले सुर में बोला। मैंने कुछ नहीं किया। तुम बहुत शातिर हो, मैं तुम्हारी हर चाल समझता हूँ। तुम ये मूवी नहीं करोगी, समझ गई? जाओ और डायरेक्टर को मना कर आओ। वह दांत पीसता बोला तो आहाना को तेज झुरझुरी छूट गई। उसके साथ कैसे काम करेगी? वह खुद ही नहीं कर पाएगी, पर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी कैसे छोड़े? कुछ समझ नहीं आ रहा था। भूमिक ने घर छोड़ने का कहा, उसने छोड़ दिया, पर कौन सा उसके बाद उस पर कोई फर्क पड़ा? आज यहाँ फिल्म छोड़ने को कह रहा है, छोड़ दी तो इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। वह उसे इस कैरियर में आने नहीं देगा, जबकि यहाँ आकर ही वह इसे सबक सिखा सकती है। पर एक ही मूवी में काम करनी तो मुश्किल ही है। भूमि खुद नहीं करना चाहेगा, इसलिए उसे भी 1-2 दिन इंतजार करना चाहिए। फिलहाल वह भी डायरेक्टर को कुछ हाँ ना नहीं कहती और घर आ गई। घर आई तो देखा फ़ोन में अविराज की कॉल आ रही थी। हेलो, वह धीरे से बोली। हेलो बेबी। अविराज की मदहोशी भरी आवाज़ होठों पर मुस्कान ले आई। क्यों कॉल किया? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। शाम को रेडी रहना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। आप क्यों आएंगे? मैं खुद आ जाऊँगी। नहीं, मैं ही आऊँगा और कुछ अच्छा सा ट्रेडिशनल पहन कर ही आना। वैसे कोई फोर्स नहीं, पर मम्मी को पसंद है। ओके, ओके रेडी रहना। जी सुनो। जी, मैं क्या कह रहा था कि कुछ दिन के लिए यहीं आ जाओ। वहाँ अकेली क्या करोगी? यहाँ अम्मा भी तो हैं। कौन अम्मा? अविराज चौंक गया। अरे आपको बताना भूल गई थी। हाँ, मुझे तो सब कुछ बताना भूल ही जाती हो। अविराज शिकायत भरे लहजे में बोला। नहीं, ऐसी बात नहीं, मिलकर बताती हूँ। ओके बेबी, इवनिंग में मिलते हैं, अभी मेरी अर्जेंट मीटिंग है। ओके। उसके कहने के बाद अविराज कॉल डिस्कनेक्ट करता है। उसके कॉल करते ही सोच में पड़ गई, क्या करे अविराज को बता दे कि जिस मूवी के लिए वो गई थी वहाँ भूमिक भी आया हुआ था और उसने मूवी छोड़ने को कहा। और अब ये हिमानी जी ने क्या कर दिया? उन्होंने उसके बैंक अकाउंट भी फ्रीज करा दिए। उसका दोस्त भी मुझे ही दे रहा है। ऐसे कब तक उससे डरती रहेगी? लगता है इस बारे में हिमानी जी से बात करनी पड़ेगी। वही बताएगी मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ भी कर लूँ भूमि की नज़र में हमेशा बुरी ही रहूँगी। आज आरुर बेरा भी जाना पड़ेगा तो अलग टेंशन। कैसे वंशिका और छोटे माली को फेस करेगी? पता नहीं। उसकी समस्याएं हैं कि सुरसा का मुंह जो कम होने की बजाय प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। न जाने कब उसे सुकून की जिंदगी मिलेगी। मसैर होगी होगी भी या नहीं, पता नहीं। निराश होकर सोफे पर बैठ गई। शांताबाई की आवाज़ ने उसे चौंकाया। दीदी, दोपहर का खाना घर ही खाओगी कि जाना है? शांताबाई के पूछने पर दिमाग जागृत हुआ। वो कंपनी जाने के बजाय घर आ गई है। फटाफट फ़ोन उठाकर मैनेजर को कॉल लगाती है और बताती है कि वह कंपनी आने के बजाय घर आ गई है। वह ऑडिशन के बारे में पूछता है तो वह आकर बताएगी। कहती है, ज़रूरी शो तो नहीं है? उसने पूछा। एक शो तो है, पर वहाँ नहीं भी जाओगी तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। शाम को मुझे आरुर बिरला जाना है, तो अब कंपनी ना आऊँ तो चलेगा? नो प्रॉब्लम, बाकी अपनी सेक्रेटरी से बात कर लो। किसी कंपनी से मीटिंग तो नहीं है? थैंक यू सर, मैनेजर ने कहा तो उसने अपनी सेक्रेटरी से बात की। उसने भी बताया कि आज उसकी कोई मीटिंग भी नहीं है, तो शांताबाई को कह देती है कि उसके लिए भी दोपहर का खाना बना दे। वह भी घर पर ही लंच करेगी। सोफे से उठकर अपने कमरे में आकर कपड़े बदले। कई दिनों बाद आज फ्री थी। जब से पीजी से आई, सामान भी पूरी तरह सेट नहीं किया था। अपना वो वाला बैग खोल लिया जिसे वह अपने घर से लाई थी। पीजी में उसे खोलने का समय ही नहीं मिला, न वहाँ जमाने की जगह थी। उसमें उसकी फैमिली फ़ोटो थी। वह दोनों हाथों में ले ली। मम्मा पापा दोनों भाई थे। प्यार से सभी को एक एक कर हाथों के अंगुलियों से छुआ। कब घर के सदस्य उसे इस दुनिया में संघर्ष करने अकेला छोड़ इस फोटो में सिमट गए। जब उसका पूरा परिवार साथ था तो उस छोटे से कम सुविधा वाले घर में भी खुशी थी। और एक और फोटो था जब उसके पापा मालिक के यहाँ ड्राइवरी करते थे। उनकी गाड़ी में फ़ोटो थी। पापा के एक तरफ वह और एक तरफ छोटे मालिक। वह और छोटे मालिक तब बच्चे थे, तब की फ़ोटो थी।
ऐसा नहीं था कि वह माली की कोठी पर नौकरानी बनकर ही गई थी। पहले वह पापा के साथ और बाद में माँ के साथ जाती रहती थी। प्रांजल और उसके बीच अमीरी गरीबी की खाई तब भी थी, पर वह बचपना था और तब वह बस दोस्त की तरह साथ खेलते थे। प्रांजल बचपन से गंभीर स्वभाव का था। वह कभी फर्क नहीं करता कि वह नौकरानी की बेटी है। मालिक और मालकिन का व्यवहार भी तब तक अच्छा था जब तक वह उसके ड्राइवर की बेटी थी। जब वह उनके सपनों के बीच आने लगी और छोटे मालिक का लगाव उसकी तरफ होने लगा तो उनका व्यवहार बदलने लगा। गाहे बेगाहे उसे उसकी औकात याद दिलाने लगती, जानबूझ उसे एहसास दिलाने लगती कि वह सिर्फ एक नौकरानी है। वह भी तो आखिरी उम्मीद लेकर मजबूर होकर ही वहाँ गई थी। बीमारी की वजह से माँ ने बिस्तर पकड़ लिया था। काम न करती तो भूखे मरते। छोटे मालिक के विदेश से आ जाने के बाद उसे लगा ही नहीं था कि वह नौकरानी है। उसे वह अपना ही घर लगता। धीरे धीरे ताने गालियों और तिरस्कार में बदलने लगे और अंत में इस सब की परिणति उसे कोठी से काम करने से हाथ धोने के रूप में हुई। पैसे पैसे को मोहताज हो गई। खूब गिड़गिड़ाई थी मालिक के आगे कि उसे काम से न निकालें, पर वे उसे वहाँ देखना ही नहीं चाहती थी। उसके वहाँ रहते वंशिका को बहू बनाने का ख्वाब अधूरा रह जाता। माँ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो उसी समय का फायदा उठाकर रुद्र प्रताप मदद की आड़ में उनके घर में घुसपैठ लगाने में कामयाब रहा। माँ की हालत भी दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी, यहाँ तक कि अस्थमा की शिकायत की वजह से उन्हें कुछ कुछ देर बाद सांस लेने में इनहेलर की पंप की ज़रूरत पड़ती। इसलिए वह हर समय माँ को आसपास रहती। जब से मालकिन ने कोठी से निकाला, प्रांजल भी उससे मिलने नहीं आया। काम छूटने के साथ छोटे मालिक से न मिल पाने और उन्हें न देख पाने का दुख उसे अधिक पीड़ा देता। बचपन से दुखों में जीवन में काटा तब भी काट रही थी, पर उनका प्रेम ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी खुशी थी, जिसके आगे वह सब दुख हंसी हंसी सहने को तैयार थी। फिर वो शाम भी आई। पता नहीं मनहूस भी नहीं कह सकती, अच्छी भी नहीं कह सकती। अजीब सी शाम थी। उसे अच्छे से याद है, बाहर धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा था। वह रात के खाने की तैयारी कर रही थी। वही समय होता जब वह थोड़ी देर माँ से दूर होती, नहीं तो उनके पास आसपास ही रहती। जैसे उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती, वह उन्हें इनहेलर देती। दरवाजे पर खटखट हुई। कौन हो सकता है, सोचकर किचन से निकल दरवाज़ा खोला। सामने वही चित परिचित मुस्कान लिए छोटे मालिक खड़े थे। आप यहाँ? मुश्किल से लरसते होठों से शब्द निकले थे। यकीन तो नहीं हो रहा था कि कैसे छोटे मालिक घर वालों के विरोध के बावजूद उससे मिलने आए थे। चेहरे पर अलग प्रकार का भाव था। कैसी हो? अंदर बढ़ते कदम से उन्होंने पूछा। अच्छी नहीं हूँ, कहते आंसू टपक पड़े थे। उन्हें देख मन का गुबार निकलने लगा था। आंटी कैसी हैं? ठीक हैं। इतनी खुशी शायद ही उसे कभी महसूस हुई होगी जितना उस दिन उन्हें देख कर आई हुई थी। आंखों से आंसू बहने बंद ही नहीं हो रहे थे। वह उन्हें अपने साथ दूसरे कमरे में ले गई। पहली बार छोटे मालिक घर आए थे। समझ नहीं आ रहा था कहाँ उन्हें बिठाए। एक टूटी फूटी पलंग के सिवा कुछ न था उस कमरे में। पुरानी चादर बदल कर झटपट नहीं बिछा दी ताकि वे बैठ सकें। बैठे ना, और कुछ तो है नहीं बिठाने को। परेशान मत हो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आओ तुम भी बैठो, कहकर उन्होंने उसके दोनों हाथ पकड़कर साथ ही बिठा दिया था। जितनी उनके आने की खुशी हो रही थी, उससे कहीं ज़्यादा घबराहट। कहीं जो वह देख रही थी वह उसकी आंखों का धोखा तो नहीं था। एक उसके छोटे मालिक और उनका प्यार था जो उसके इस दुख में भी जीने की उम्मीद था। दुख छिपा नहीं पाई तो रोने लगी। क्यों रो रही हो? उसे रोता देख उसकी ठोटी ऊपर कर उसके आंसू साफ करते बोले। आपकी सूरत देखने भी तरस जाती हूँ। किसी तरह बस दिन गुजरता है। मेरा कौन सा मन लगता है, इसलिए तो मिलने आया हूँ। सब आपको मुझसे दूर करना चाहते हैं। ऐसा हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी। नहीं यहाँ ना, ऐसा नहीं होगा। हमें कोई दूर नहीं कर सकता। किसी के चाहने से कुछ नहीं होगा। मुझ पर विश्वास रखो। विश्वास नहीं है, खुद से भी ज़्यादा। 2 दिन बाद हम शादी करेंगे और फिर हमेशा साथ रहेंगे। तुमसे वादा किया है ना कि शादी के बाद तुम्हारे सब सपने पूरा करूँगा। क्या क्या कह रहे हैं? यकीन नहीं हो रहा है। फिर से आंसू फूट पड़े। क्या हुआ? क्यों रोने लगी?
ये कैसे संभव है? मैंने सुना कि आप सगाई करने वाले हैं। मैं उस दिन सगाई नहीं, शादी करूँगा, वो भी तुमसे। 2 दिन बाद सोमवार के दिन घरवाले मेरी सगाई वंशिका से कराना चाहते हैं, पर मैं नहीं करूँगा। मैं यहाँ नहीं आ पाऊँगा। तुम्हें तैयार होकर बस्ती के बाहर जो मंदिर है वहाँ आकर मेरा इंतज़ार करना, हम शादी करेंगे। सच? हाँ, मालकिन को मंजूर होगा। शादी कर लेंगे तो उन्हें मंजूर करना पड़ेगा। मुझे मालकिन से डर लगता है। मेरे होते किस बात का डर? उसके आंसू साफ करते वह बोले थे। उन पर विश्वास न करने की उसके पास कोई वजह भी नहीं थी। वह उन पर अंधा विश्वास करती थी। उसके मन मंदिर के वो देवता थे और वो उनकी भक्त। उनकी कही बात न माने या उस पर विश्वास न करे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था। उन्होंने उसे प्यार से बाहों में भरकर उसके माथे को चूम लिया था, तो वह भी किसी बेल की तरह उनसे लिपट कर भूल गई थी कि वह इस दुनिया में है। उन सुकून भरे लम्हों से सुखारी उसके लिए कोई लम्हा हो ही नहीं सकता था। पर वो सुकून भरे लम्हे उस पर इतने भारी पड़ेंगे कि उसका सुकून हमेशा के लिए खो जाएगा, उसे इसका जरा भी अंदेशा न था। थोड़ी देर बाद छोटे मालिक चले गए तो वह उन्हें छोड़ने दरवाजे तक आई। जाते हुए वह मुस्कुराए, बदले में उसके होठों पर भी मुस्कान थी। वापस मुड़ी तो उसे माँ का ध्यान आया। वह उन्हें इतनी देर अकेला नहीं छोड़ती थी। जल्दी से कमरे में आई तो हक्की बक्की थी। कदम दरवाजे पर चिपक गए। माँ को अस्थमा का अटैक पड़ा। छोटे मालिक के साथ होने के कारण उसे उनका खांसना सुनाई नहीं दिया। माँ ने पंप लेने हाथ बढ़ाया होगा, पर ले नहीं पाई। तड़पती हुई बिस्तर से नीचे गिर पड़ी थी। मम्मी मम्मी, उसने उन्हें झचकोरा, पर उसकी थोड़ी सी देर बहुत देर बन गई थी। माँ के प्राण पखेरु उड़ गए थे। उनकी एक तरफ लुढ़कती गर्दन लिए बैठी रही थी। मम्मी, आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने मैंने क्यों नहीं सुना खांसने की आवाज़? सुन लेती तो पंप दे जाती। बस यही बुदबुदाती रही। छोटे मालिक के साथ बिताए खुशी और सुकून के ये चंद लम्हे वजह बन गए थे कि माँ का बिना प्राण का शरीर उसकी गोद में था। आवाज़ जैसे गले में रूंध गई। आंखों से आंसू बहने लगे। हाथों को आंसू की बूंदें गीले करने लगी तो वर्तमान में लौट आई। आंसू साफ किए और फैमिली फोटो उठाकर दीवार पर टांग दी। 2 फोटो थी, एक फोटो दूसरे कमरे में लगा देगी। सोचकर उसे उठाकर अम्मा वाले कमरे में आ गई। अम्मा बैठी हुई थी। कैसी हो अम्मा? उसने पूछा। अच्छी हूँ। अम्मा भी लेटी हुई थी, उठ बैठी। अब वह भी पहले से काफ़ी बेहतर थी। क्या कर रही हो? किसका फोटो है? उन्होंने पूछा। ये मेरा परिवार है। ये मेरे पापा, ये मेरी मम्मी और ये मेरे भाई। सब हैं, पर फिर यहाँ तो कोई भी नहीं दिखता। अकेली क्यों रहती हो? उसने पूछने पर गहरी सांस ली। मम्मी पापा तो दुनिया छोड़ गए। 2 भाई थे। बड़ा वाला शादी के बाद सिर्फ भाभी का होकर रह गया और छोटा मुंबई आया तो कभी लौटा नहीं। ढूंढा नहीं? बहुत ढूंढा पर मिला नहीं। अब तो मिलने की उम्मीद भी नहीं। अम्मा फोटो गौर से देखने लगी। क्या देख रही हो अम्मा? तेरे छोटे भाई की शक्ल जानी पहचानी लग रही है। मुझसे मिलती थी इसलिए लग रहा होगा। हाँ, ये हो सकता है। वह उठकर उस फोटो को दीवार पर टांग देती है। थोड़ी देर अम्मा से बात की। शांताबाई ने लंच बनाया। लंच करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर आरुल बेला जाने के लिए तैयार होने लगी। आंखों में लेंस ठीक किए, नाक की शेप मेकअप से थोड़ी ठीक की। समय हुआ तो फोन में अविराज की कॉल आती देख दिल जोरों से धड़कने लगा। वंशिका न भी पहचाने छोटे मालिक वो तो पहचान जाएंगे, क्या करें? किस भवन में घिर गई है? अविराज की बार बार आती कॉल फ्लैट से बाहर निकलने पर मजबूर करती है तो नीचे उतर आई। अविराज गाड़ी से बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। ग्रे कलर की ब्लेजर के अंदर गोल गले की वाइट टी शर्ट पहने हमेशा की तरह फ्रेश लग रहा था। उसकी नज़र आहाना पर पड़ी तो चेहरे पर मुस्कान आ गई। खुद को उसे हक करने से रोक नहीं पाया। बेबी मिस यू। उसे दोनों हाथों से ऊपर उठा लिया। अरे ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए। उसके उसे उठाने पर वह चिल्लाई। आहाना, आज तुम कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। कंट्रोल मुश्किल हो रहा है। छोड़िए। वह दोनों हाथों का जोर लगाती है तो वह उसे नीचे छोड़ देता है। लो, छोड़ दिया। आहाना नहीं, एना भूल रहे हैं आप। आहाना ने उसे याद दिलाया। ओके एना बेबी, तो जो तुम बोलोगी मुझे मंजूर है। चलें अब, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं।
मेरा? हाँ तुम्हारा। अविराज खुराना अपनी खास फ्रेंड को घर ला रहा है। मेरी फैमिली को थोड़ा खुश होने का मौका मिलेगा। वो क्यों? बेबी, बहुत से रीजन हैं। वह दूसरी तरफ से गाड़ी में बैठा तो इधर से आहाना बैठी। आज तुमसे मेरी मम्मी मिलेंगी तो मुझ पर शादी का प्रेशर डबल हो कर देंगी। वो क्यों? क्योंकि वह चाहती हैं मैं शादी कर लूँ और आप कभी शादी नहीं करेंगे नहीं। हाँ, वैसे तुम आज कमाल लग रही हो। तुम्हें देखते ही मम्मी प्रेशर डबल कर देंगी। उसके एक्साइटेड होने से आहाना भी हंस पड़ी। चलिए अब। हाँ चलो। वह उसके साथ गाड़ी में बैठ गई तो अब वह गाड़ी अरुण विला की तरफ बढ़ा देता है। थोड़ी देर में ही वे अरुण विला पहुंच भी गए। आज वह दूसरी बार यहाँ आ रही। दिल धक धक करने लगा। चलो, वह बोला। रुकिए। हाँ बोलो। वह उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है तो वह उसका हाथ थाम लेता है। क्या हुआ? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मेरा हाथ थाम कर रखिए, छोड़ना मत। नहीं छोड़ूंगा, हमेशा पकड़ कर रखूंगा। पर तुम घबरा क्यों रही हो? आपकी फैमिली के सामने आने से घबराहट हो रही है। बिल्कुल भी घबराओ मत, मेरी फैमिली तुमसे मिलकर खुश होगी। वह उसका हाथ पकड़ता है और अपने साथ ही अंदर ले आया। उसकी माँ हॉल में ही खड़ी थी। अविराज को आहाना का हाथ थामे आते देखा तो उस तरफ ही आ गई और गौर से आहाना को देखने लगी। मम्मी, ये एना है, मेरी खास दोस्त। बताया था आपको। उसके ये कहते ही उसकी माँ उसे गौर से देखने लगी तो आहाना की घबराहट कई गुना बढ़ गई। कहीं वो उसे पहचान न ले। फिर ध्यान आया, इनसे तो उसका मिलना न के बराबर हुआ होगा। बचपन में वो वहाँ ज़्यादा आती थी, पर बड़े होने के बाद माली की कोठी पर उन्हें वो मिली हो उसे याद नहीं आता। देखा भी होगा तो पहचानेगी भी कैसे? भला कोई कैसे यकीन कर पाएगा कि कल तक दूसरों के रहमो करम पर अधीन लड़की इस रूप में सामने होगी। हजार की गति से भागती हृदय गति को नियंत्रण कर मन शांत किया और अब अपने सामने खड़ी दोहरे शरीर की मालकिन ग्रे कलर की सिल्क की साड़ी पहने, जिस पर डिजाइनर ब्लाउज, बालों की सफेदी छुपाने कलर किए हुए, कंधे तक कटे बाल, गले में सफ़ेद मोतियों की लंबी माला और आंखों पर नजर का चश्मा। अविराज की माता जी एक आकर्षक व्यक्तित्व की मालकिन है। रईसी उनके व्यक्तित्व में झलक रही थी। निसंदेह अविराज जैसा काबिल होनहार बेटा जिनका हो वो खुद पर इतराना तो बनता है ना, कहकर वह उसे गौर से देखकर अपनी ही भावी हुई बहू की छवि ढूंढ रही थी। खुद को गौर से देखता पाया तो आहाना ने भी अपनी बेहद स्टाइलिश तरीके से बांधी अपने साड़ी का पल्लू संभाला। आज वह हद ज़्यादा ही स्टाइलिश बनकर आई थी ताकि पहचानी न जाए। बेशक साड़ी पहनी है पर अंदाज बेहद दिलकश की, जिसकी नज़र पड़े ठहर कर रह जाए। अविराज की भी उससे नज़र नहीं हट रही तो अब प्रतिक्रिया जानने माँ की तरफ देखने लगा। जी माँ, मम्मी है ना। उसने एक हाथ आहाना के कंधे पर रखा और दबाया, क्योंकि अपने डर से वह उन्हें अभिवादन करना भूल गई। कंधे पर दबाव महसूस हुआ तो अविराज को देखने लगी तो उसने आंखों से इशारा किया कि माँ का अभिवादन करे। नमस्ते नमस्ते आंटी जी, मुश्किल से शब्द निकले। जीती रहो। क्या करती हो? मन में जो शंका उठ रही थी कि कोई एक्ट्रेस न हो, आहाना की पर्सनालिटी दूर से ही संकेत दे रही है कि वह मामूली लड़की नहीं। धड़कते दिल से शंका निकारण करने के लिए पूछा, ये वो मॉडल है? आहाना के बजाय अविराज बोला। मॉडल सुनकर माथे के बल खिंच गए। जी मम्मी। मतलब फिल्म इंडस्ट्री में है। चेहरा एकदम उतर गया। उम्मीद निशातल में चली गई। वे अभिराज के लिए पहले से फेमस लड़की नहीं चाहती। हाँ मम्मी। अविराज ने आहाना को इशारा किया कि वह उनके पैर छुए तो आहाना उनके पैर छूने आगे बढ़ी। ये क्या करने लगी? उन्होंने पूछा। मम्मी, ये आशीर्वाद ले रही हैं। एना मॉडल जरूर हैं पर बेहद सिंपल हैं। आपको जरूर अच्छी लगेगी। अच्छी लगने का क्या करना? तू कौन सा शादी करने वाला है? प्रश्न सूचक नजरें उस पर टिकी थी। मम्मी, आप कहीं बेफिजूली बातें करने लग गई। उस समय उस बात पर बात करने का क्या मतलब? वह उनके पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखता है। हाँ भाई, हमारी बातें तो बेफजूल हुई। माँ बाप आजकल के बच्चों से ये उम्मीद भी न रखें कि वह शादी कर लें। एक भाई के बच्चे शादी योग्य हो गए, दूसरा है कि शादी के नाम पर भागता है। लगता है मेरे जीते जी तो शादी करने से रहा तो बोलना ही बेमानी है। चलो बिठाओ, अपने दोस्त मेहमान आने वाले हैं।
ये गहरी सांस लेकर रूखे स्वर में बोली, मॉम मॉम। मधुर सी लड़की की इस आवाज़ ने तीनों का ध्यान उस तरफ खींचा। पीच कलर के शरारा ड्रेस के साथ हल्का फुल्का मेकअप, बेहद दिलकश अंदाज में चहकती वंशिका खड़ी थी। मॉम कैसी लग रही हूँ, उसने पूछा। बहुत अच्छी लग रही हो। वह चलती हुई उनके पास आई तो वह उनके गाल को हाथों के बीच लेकर बोली, चाचू। अविराज की तरफ मुड़ी तो अविराज के साथ आहाना को देख होठों की हंसी दब गई। चेहरे पर खुशी की बजाय हैरानी के भाव परिलक्षित होने लगे। गौर से उसे देखने लगी। उसे यूं गौर से देखता देख आहाना के चेहरे पर घबराहट झलकने लगी। कसकर अविराज का हाथ पकड़ लेती है। वंशिका उसे पहचानने की कोशिश करने लगी। इनसे मिलो, ये मेरी खास दोस्त एना सुपर मॉडल हैं, अविराज ने परिचय कराया। एना कहकर वह गहरी नज़र से आहाना को देखने लगी। आहाना उसकी नज़रों में अपने लिए वही जलन और नफरत ढूंढ रही थी जब वह छोटे मालिक के साथ होती थी और वह उसके सामने गुनहगार की भांति खड़ी होती थी। पर आज ईर्ष्या के भाव नजर आ रहे हैं। शायद बगल में खास सख्त बदल चुका है तो कैसा ईर्ष्या भाव जो चाहिए था वो ले चुकी है। हाँ, हैरानी के भाव अभी भी तैरते नजर आए। चाचू, लगता है मैं इनसे मिल चुकी हूँ। कहाँ? मॉल में। ये अपने शो के लिए आई थी। ये आपकी दोस्त है? मुझे नहीं पता था। सिर्फ दोस्त नहीं, खास दोस्त। उसने गौर से आहाना को देखा, जैसे पहचानने की कोशिश में हो, पर नहीं पहचान पाई। आज अच्छे से हुलिया बदल कर आई है। अपनी इस कोशिश में वह कामयाब भी रही। ऐना, तुम बैठो, मैं अपने रूम तक जाकर आता हूँ, अविराज कहकर जाने लगा तो उसने आवाज़ दी, सुनिए। हाँ, वह पीछे पलटा। मैं भी आपके साथ आती हूँ। ये सब अपने हैं, तुम इनके साथ बैठो, सबसे मिलो। नहीं। ओके बेबी, चलो। अविराज मुस्कुराया। मम्मी, तब तक आप तैयारी करो, मैं इना को अपना रूम दिखवा लाता हूँ। उसके ये कहते ही उसकी माँ और वंशिका दोनों चौंक गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अविराज ऐसे तो किसी को अपने रूम में नहीं ले जाता। जब ये दोनों सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर चले गए तो दोनों हाथ बांधे वंशिका एक अलग सोच में थी। मॉम, कुछ समझ आया क्या? चाचू उस लड़की को अपने रूम में ले जा रहे हैं। अभी का भी कुछ समझ नहीं आता क्या मन में चल रहा है। कहीं यह इस लड़की को पसंद तो नहीं करने लगा है। यह भी तो फिल्म इंडस्ट्री में ही है। मुझे पसंद नहीं पर इसको ही हाँ कर लें। वाट ये वंशिका चौकी। हाँ, नो, मुझे इसकी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इसे ज़िंदगी भर इस घर में टॉयलेट नहीं कर सकती। नो नेवर। तुझे तो प्रांजल के घर में रहना है, यहाँ तो वह अभी के साथ रहेगी। आप क्या चाहती हैं कि यह लड़की खुराना खानदान की बहू बने? हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। जिसने करना है वो तैयार हो तब बात बने। वो तो बेवजह की जिद पर अड़ा है, कहकर वह वहाँ से चली गई। बेबी, ये मेरा रूम है। वैसे यहाँ मेरे अलावा किसी को आने की इजाज़त नहीं, पर तुम्हारी बात अलग है। कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए वह बिल्कुल उसी तरह बोल रहा था मानो वह यहाँ पहली बार आई हो। आहना ने कमरे पर नजर डाली। इस कमरे को कैसे भूल सकती है? उस रात का एक एक दिन से आंखों के आगे घूम गया। पर आश्चर्य थी, अविराज को ऐसे दिखा रहा था मानो वह यहाँ पहली बार आई है। यही अंदाज अविराज को औरों से जुदा करता है। उसके एक बार एतराज जताने के बाद उसने उसे कभी याद दिलाने की कोशिश भी नहीं की कि वे दोनों पहले एक बार फिजिकल हो चुके हैं। उसे डर था कि अविराज उस बात को दोहराने की कोशिश करेगा, पर नहीं। वह अपनी बात का पक्का निकला। वह जब भी मिलता है ऐसे ही दिखाता है जैसे उनके बीच कुछ हुआ ही नहीं है। ना अच्छे बनने का स्वांग करता है और न व्यवहार में लाग लंपट रखता है। चेहरे पर कोई मुखौटे नहीं रखता, जो है वही दिखाता है। यही छवि अभिराज की आहाना के मन में है। दोस्ती की कुछ अधिक परंतु प्रेम से थोड़ा कम का यह अजीब सा रिश्ता आगे क्या जाने क्या मोड़ लेगा, यह तो रब जाने। दुनिया के लिए बेशक अभिराज जैसा हो, उसके लिए वह बहुत अच्छा है। उसे पाने की हसरत रखता है, पर शादी के वादे नहीं करता। न कभी गरीब बेसहारा समझकर फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, न कभी उसे उसकी गरीबी का एहसास कराया। एक ही वादा किया था कि वह रात याद नहीं दिलाएगा, तो वह कभी याद भी नहीं दिलाता।
वह तो शांत था, पर उसे तो हर उस दिन आंखों के सामने घूम रहा था। छोटे मालिक ने बेवफाई करने उसने खुद को किसी गौर गैर को सौंप दिया था ताकि जिंदगी में आगे बढ़ सके। आज फिर से छोटे मालिक सामने आ रहे हैं तो उसे उसका सामना करने की हिम्मत की ज़रूरत है। वो भी एक ही इंसान दे सकता है जो अभी उसके नज़रों के सामने है। वह हर बार उसकी मदद के लिए सामने आता है, इस बार भी आएगा। वह आगे बढ़ चुकी है। उसकी ज़िंदगी में अब प्रांजल वर्धमान नाम के शख्स के लिए कोई जगह नहीं। वो एक वादे से मुकरा, उसके भरोसे और उम्मीदों को तोड़कर उसे ठुकरा कर वंशिका को अपनाने वाला धोखेबाज इंसान है जिससे वह सिर्फ नफरत करती है। नफरत। बेबी। अविनाश की आवाज़ उसे अतीत के उस गहरे कुएं से बाहर खींच लाई जो झूठे वादों की चकनाचूर हो चुकी अस्थियों भरोसे के कत्ल का लहू और टूटी उम्मीदों के मवाद भरे जख्मों में भरा हुआ था। कुछ और देर वहाँ रहती तो दम घुट जाता। हाँ, वह उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। चुप क्यों हो गई? मेरी फैमिली से मिलकर अच्छा नहीं लगा? लगा, बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे चेहरे पर खुशी क्यों नहीं है? मैं खुश हूँ। झूठी मुस्कान चेहरे पर परेशानी से उत्पन्न सलवटों को छिपाने में नाकामयाब थी। लगता तो नहीं। प्रूफ चाहिए? हाँ। किस में? वह दोनों हाथों उसको उसके गर्दन के इर्द गिर्द बांधती है और होठों को उसके होठों के करीब ले गई। उसकी इस उकसावे वाली प्रतिक्रिया की उम्मीद अभिराज ने जरा भी नहीं की थी। वह क्या कोई भी उसकी इस अदा पर फिदा हो जाता। उसने भी अपना काबू खो दिया। बेसब्री से उसकी कमर पर हाथ बांधकर अपने करीब खींचता है और अपने होठ उसके होठों पे जमा दिए। जिस्म का रोम रोम रोमांचित था। वह उसे खुद के सामने बेसब्री हो रहा था। वजह आहाना उसे खुलकर निमंत्रण दे रही थी। उसका हर अंग प्रत्यंग उसे उकसा रहा था। ब्लू कलर की उसकी साड़ी में झलकता उसका यौवन देख कोई भी बहक जाए। वह बेतहासा उसके चेहरे पर चूमने लगा। हाथों की अंगुलियां बालों में कसने लगी। आहाना भी भूल गई कि वह नर्वस है। यह शायद सबके अच्छी औषधि थी उसके लिए उन कैसेले विचारों से बाहर आने, वरना वह फिर से उसी अवसाद में जा रही थी जिसमें वह पहले थी। समय अनुकूल होता तो शायद एक बार वे अपनी मर्यादा लांघ भी जाते, पर बाहर मेहमान हैं। इस बार फिर अविराज ने खुद को संभाला और खुद को उससे अलग किया। तेज गति से चलती सांसों पर नियंत्रण करने बेड पर बैठकर दोनों हाथ पीछे टिका खुद को शांत करने लगा तो आहाना भी उसके पास आकर बैठ गई। बेबी, हाँ, तुमने ड्रिंक किया है? नहीं। आज तुमने अपनी मर्जी से किस क्यों किया? ऐसे ही मन कर रहा था। तुम परेशान हो? नहीं, बस थोड़ी घबराहट हो रही थी। ये नई बात पता चली। वह बेड से चित लेटता बोला। क्या? आहाना उसकी तरफ देखती बोली। ड्रिंक के बाद घबराहट वजह है कि तुम किस करने का मन करता है। कहकर वह हंस दिया तो आहाना के होठों पर भी मुस्कान आ गई। थोड़ा शर्मा भी गई तो उसने नजरें हटा ली। तुम शायद फील कर रही हो ना, कहीं तुम फिर से प्यार के चक्कर में तो नहीं पड़ गई? उसे शर्माता देख उसने पूछा। मतलब? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? उसने भौहें सिकोड़ी। नहीं। वह हंस दी। पक्का? हाँ। फिर ठीक है, पर क्यों? प्यार हो जाएगा तो तुम्हारी मुझसे उम्मीदें बढ़ जाएंगी। मैं खरा न उतरा तो तुम्हारी नज़रों में मैं भी गुनहगार हो जाऊंगा। नहीं, अब प्यार नहीं होगा। आपने ही तो कहा है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता। मैं भी यह मान चुकी हूँ। सच्ची? हाँ। वह भी लेट गई। अच्छा हुआ तुम भी मेरी कैटेगरी में आ गई। वह उसके हाथों की अंगुलियों में अंगुलियां फंसाकर प्यार से चूमता है। मेरी किस्मत में बस मुझसे ऐसे ही टकराते हैं तो प्यार पर विश्वास कैसे रहेगा? कैसे? एक वादा करके मुकर जाता है। एक जबरदस्ती शादी करना चाहता था। एक बेवजह किसी और की नफरत मुझ पर उगलता है और एक शादी के बंधन को मानता ही नहीं है तो कैसे विश्वास होगा? मतलब मैं? वह उठकर खड़ा हुआ। हाँ, तुम शादी करना चाहती हो मुझसे? हाँ, सोच सकती थी। सच? हाँ। इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। प्यार नहीं, पर अटैचमेंट महसूस होता है। सब लोग शादी कर रहे हैं, हम भी कर लेते, पर आप तो कभी शादी नहीं करेंगे। नहीं,
हम लिव इन में रहेंगे। आपको बच्चे अच्छे नहीं लगते। लिव इन में रहेंगे तो बच्चे कैसे होंगे? नहीं, मैं इस सब के बारे में नहीं सोचता। अचानक वह उठ खड़ा हुआ। चलो, हमें अब चलना चाहिए। सब हमारा वेट कर रहे होंगे। क्या हो गया आपको? यह सब अच्छा नहीं लगा तो सॉरी। तुम क्या सॉरी बोल रही हो? ये सब स्टूपिड बातें करने के लिए कभी कभी लगता है कि कोई होना चाहिए जो साथ चले। कदम डगमगाए तो थाम ले। मैं चल सकती हूँ, अकेले भी चल भी रही हूँ, पर कहाँ ना कभी कभी यूं ही ख्याल आ जाता है मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। नहीं भी बोलती तब भी मजबूर स्तंभ की तरह हमेशा साथ चलूँगा। लड़खड़ाओगी तो तुम्हें उठने की हिम्मत देने के लिए ही उठो और संघर्ष करो। अगर मैंने तुम्हें वादा दिया तो तुम मेरे भरोसे और उम्मीद पर बैठी रहोगी। मैं इंसान हूँ, हो सकता है तुम्हारी उम्मीदों पर खरा ना उतर पाऊँ। सबसे अधिक तकलीफ इन्हीं दो चीज़ों से टूटने से होती है। भूल गई? नहीं भूली। धन्यवाद मुझे याद दिलाने के लिए। जब भी कमज़ोर पड़ती हूँ मैं आपकी तरफ देखती हूँ और आप मुझे इस कभी निराश नहीं करते। आगे भी नहीं करूँगा। वह मुस्कुराया तो वह भी मुस्कुरा दी। चलिए अब। वह बेड से उठ खड़ा हुआ तो वह भी उठ गई। हाँ, उसने गर्दन हिलाई। रुको, क्या हुआ? आहाना ने पूछा। साड़ी का पल्लू तो ठीक करो। वह उसका पल्लू ठीक करने लगा जो कंधे से खिसक गया था। थैंक यू। उसके ऐसे करने पर रहाना मुस्कुरा दी। कमरे से निकलकर दोनों सीढ़ियों से साथ साथ उतरते हुए अच्छे लग रहे थे। अविराज मोस्ट हैंडसम बैचलर न चाहते हुए सुर्खियों में रहता है। किसी लड़की के साथ है, वो भी भला की खूबसूरत। जाहिर सी बात है गॉसिप होनी है, पर वह अपनी परवाह नहीं करता। अविराज से बात करने के बाद आहाना हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस करती है। अविराज का व्यक्तित्व उसके समझ एक विशाल वृक्ष का है, पर उसने कभी भी आहाना के व्यक्तित्व को दबाकर उसे अपनी नहीं बनाया, बल्कि उसे अपने स्वतंत्र अस्तित्व के साथ बढ़ने और फलने का अवसर देकर, आसमान की ऊंचाई छूने का साहस देकर अपने बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। वह एक बिजनेसमैन है तो आहाना की भी अपनी स्वतंत्र पहचान बन गई है, जहां वह अपनी पहचान के साथ गर्व से सिर उठाकर जी सकती है। कुछ देर बाद प्रांजल और उसकी फैमिली आ गए। आहाना की नज़र पड़ी तो न चाहते हुए भी मन में थुकथुकी सी होने लगी। जब तक कोई बिल्कुल गौर से या कोई खास नज़दीकी न हो, पहली नज़र में उसे कोई पहचान नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा शक्ल मिलने का भ्रम हो सकता है, इसलिए बाकी सब ने उस पर गौर नहीं किया। पर प्रांजल की नज़रें उस पर तब से ही जमी हैं जब से उसने उसे देखा है। प्रांजल, इनसे मिले मेरी खास दोस्त एना। एना ये प्रांजल हैं। अविराज ने उसे उससे मिलाया तो उसके चेहरे का रंग उतर गया। उसने आहाना के चेहरे की तरफ देखा। हेलो। उसने हाथ बढ़ाया पर आहाना ने हाथ पीछे ले लिया कि कहीं वह उसका स्पर्श पहचान न ले। हाय। वह एकटक उसे देख रहा था तो आहाना की सारी हिम्मत फिर से जवाब देने लगी। वह अविराज की बाजू मजबूती से पकड़ लेती है। थोड़ी देर बाद दोनों चले गए। उस घमंडी लड़की को देखने से फुर्सत मिल जाए तो मुझे देखकर बता दो कि कैसी लग रही हूँ। वंशिका ने तंज किया। मैं उसे नहीं देख रहा, तुम उसे ही देख रहे हो, पर वह आहाना नहीं है। मैंने कब कहा कि वह आहाना है? और होती तो मुझे क्या क्या करना? मेरा और उसका कोई वास्ता नहीं। कितना वास्ता है? तुम्हारी आंखों में साफ पता चल रहा है। सिर्फ हल्की सी शक्ल मिलती है, फिर भी तुम्हारी नज़र उस पर टिकी हुई है। आहाना न सही, उसकी हमशक्ल ही। ऐसा है तो क्यों शादी कर रही हो मुझसे? छोड़ दो मुझे अकेला। वह झल्लाया। तुम तो चाहते यही पर। लुक मिस्टर प्रांजल, ये कभी नहीं होगा। तो क्यों बकवास कर रही हो? वह मुनमुनाता चला गया। थोड़ी देर बाद रस्म शुरू हो गई। दोनों परिवारों ने एक दूसरे को तोहफे का आदान प्रदान किया, जिसमें अविराज भी व्यस्त हो गया। आहाना वहां से चलती हुई ऊपर आ गई। उसे वहां अच्छा नहीं लग रहा था। बेशक दिल कितना मजबूत बना ले, उसे किसी और के साथ वो रस्में निभाते देखेगी तो तकलीफ तो होगी। एक स्त्री भावात्मक तौर पर जब खुद को कमजोर पाती है तो तलाशती है एक कंधा जिस पर सिर रखकर वह खुद को हल्का कर सके, जीवन में आगे बढ़ सके। पर शायद आहाना को इसके लिए भी किस्मत की मोहताज है। एक्सक्यूज मी। ये आवाज़ सुनकर वह पीछे पलटी तो देखा प्रांजल खड़ा था।
पूरा पाठ सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पाठ अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे हमसफ़र कहानी अभी हम नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन संडे से ज़रूर कोशिश करेंगे। इसके लिए हम आप लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। प्लीज़ आप लोग अपना सहयोग दीजिए। धन्यवाद।